चलिए, लाइंस एंड एंगल ओलंपियड वाले में बताइए। पेज नंबर बता दो, मेरे पास पीडीएफ मतलब दूसरी फॉर्म में है, हार्ड कॉपी है। सर अभी आपने ट्रायंगल्स और सर्कल नहीं कहा था? यस सर। अच्छा, सिर्फ ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स ही कहा था इसमें से, सारी नहीं पूरी की? नो सर। नो सर। बात कर रहे हो यार, ट्राइंगल्स कौन सा चैप्टर है? ये 17th पेज पे है जो ट्राइंगल्स एंड पॉलीगन्स। यस सर। चलो इसमें से पूछ लो बेटा, कम ऑन आस्क द क्वेश्चन। सर थर्ड क्वेश्चन देखना, उसका आंसर नहीं मैच किया। ये सेंट्रॉइड वाला। यस सर। The centroid of a triangle divides the line segment joining any vertex to the midpoints of the opposite side in ratio. सेंट्रॉइड किस रेशो में बांटते हैं भाई मीडियन को? बताओ बच्चों। 2:1. 2:1. ठीक है, the centroid of a triangle divides the line segment joining any vertex to the midpoint of the opposite side in the ratio 2:1. B option must be the answer. क्या दिया हुआ इन्होंने? सर सी। 3:1 is wrong. ठीक है, आगे बोलिए। बेटा सच बताओ मुझे खुल के, आपने किया काम? नहीं फिर मैं और टाइम दूं। ऐसे मत करो। विनस, पाहुल, ईशान, विनस काम किया? तो मेरे थोड़े क्वेश्चन रहते थे, वो छुट्टी खत्म सर होने यस। वाला था। अच्छा, 16th क्वेश्चन आया मेरे पास डाउट, तो मैं 16th करता हूँ, कंसेप्ट 1 लेवल 1 का 16th क्वेश्चन। ठीक है, इन द अबव फिगर नॉट टू द स्केल ई एंड डी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट। देखो बच्चों, सभी अपने अपनी बुक में क्वेश्चन देखो। ए बी सी ई और डी इसके मिड पॉइंट्स हैं। ये आपस में इक्वल हैं, ये टुकड़े आपस में इक्वल हैं। ये एंगल बी 90 का दे रखा है, बिल्कुल। ये तो मैं कह रहा हूँ इजी काम ही लग रहा है। एडी की वैल्यू है √292। इसका एक रिजल्ट भी होता है वैसे, याद है? रिजल्ट किसी को सीधा याद है? एसी निकालने, ये वाला एसी की लेंथ निकालनी। देखो बेटा कैसे करते हैं, लगाएं जुगाड़। देखो, इसको x मान लूं, इसको y मान लूं। ये बात समझ रहे हो? एक इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई? देखो, जिसका भी ये डाउट है, इस राइट एंगल ट्राइंगल से 4x² + y² = 208। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन आई गॉट। और इस वाली ट्राइंगल से क्या बनेगी? इस वाली ट्राइंगल से 4y² + x² = 292। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये ए बी डी ट्राइंगल उठाई है मैंने, यहां पे मैंने ट्राइंगल उठाई है BEC। क्या बात समझ आया बेटा सबको? बताइए, सबको समझ आया? अब हमें मुद्दे की बात तो x और y निकालना है, दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन्स हैं। मैं तो कह रहा हूं क्या एक और तरीका भी हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का? अगर दोनों को ऐड कर दूं, देखना तो क्या बनेगा। 5x² + 5y² = किसके इक्वल आया? 208 + 292। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? 4x² + 4y² की, अंडर रूट की। ये बात समझ रहे हो ना बच्चों? इसको AC की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब ये टुकड़ा फाइंड करना है। x और y अलग अलग निकालने क्यों है? यहां से अपना आंसर बन गया x² + y²। इनको ऐड करो बेटा, कितना बन रहा है? 500। 500 बटा 500 100 आ गया। और ये बनेगा 2 × √100, 20 आंसर आ गया। समझ रहे हो ना?
ऐसे क्वेश्चंस कैसे अप्रोच किए? क्लियर, नॉट क्लियर? रिमोट तो पानी में। चलो आगे डाउट बोलिए। जिसको 14th क्वेश्चन डाउट है, ठीक है। 14th क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, DE इज पैरेलल्स टू BC। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखा करो बेटा। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, D और E BC के पैरेलल हैं, तो ये 60 60 60 और 60, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, D is parallel to BC and equals to half of length of BC। अगर DE half of BC है तो आप सोच सकते हो ये मिड पॉइंट्स होंगे, ये वाला, चाहे मिड पॉइंट थ्योरम से बोल लो चाहे BPT से बोल लो, है ना, समझ रहे हो। अगर DE half of BC है तो ये सारे मिड पॉइंट्स हैं। तो हमें इन्होंने किसकी वैल्यू दी हुई है, AD प्लस EC, वेरी गुड, प्लस CB, ओके, जिसके इक्वल 24 मीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ADE निकालना है, ठीक है सिद्धार्थ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ADE निकालना है। अच्छा, अब AD की वैल्यू को लिख सकता हूं, अगर मैं सारे टुकड़ों को x x, तो ये भी 2x होगा। यहां से ये x है, ये x है, इक्विलेटरल ट्राइंगल थी, मार्किंग समझ आई? यस सर। और DE मेरे पास आ गया x। एक तरह से मुझे निकालना क्या है, 3x। ये मेरा आंसर है, ये मेरा टारगेट क्या है क्वेश्चन में, 3x। देखो, एक अच्छे इंजीनियर को पता होना चाहिए उसकी मशीन के बारे में, एक अच्छे इंजीनियर को पता होना चाहिए उसके टारगेट के बारे में, उसको क्या करना है। बात समझ आ रही? आपको भी सेम ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब AD की वैल्यू कितनी है, x, EC की वैल्यू कितनी है, x, CB की वैल्यू कितनी है, 2x। तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 24, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। हमारा आंसर कितना बन गया सिद्धार्थ? सर 18। 18। बात समझ आ गई? यस सर। आगे बोलिए। Sir, 29. 29, मिस्टर ईशान सिंगला। 29th क्वेश्चन डाउट है। 29th पढ़िए बेटा सारे। एक ट्राइंगल दी हुई है कुछ ऐसे से, ABC, ठीक है, और हमें ये BC दिया हुआ है, ये C पॉइंट, BC रेशो CD 2:3 दिया हुआ है, और यहाँ पे E पॉइंट है, AE हमें दिया हुआ है 3:4। ये 3 और 4 की रेशो में है बच्चों। BC और AE हमें दिए हुए हैं, BC और AE हमें दिए हुए हैं 2:3 में। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD मैं मार्किंग अच्छे से कर दूं, फाइंड करना है। जो हमारा टारगेट है क्वेश्चन में, ECD का एरिया डिवाइडेड बाय AEB का एरिया कर देंगे यार। देखो ध्यान से, सबसे पहला काम मैं इसमें क्या करूंगा, मैं सारी रेशोज को एक बनाऊंगा। देखो, BC रेशो CD कितनी दी हुई है, 2:3। BE रेशो EA कितनी दी हुई है, सॉरी, AE रेशो EC कितनी दी हुई है, 3:4, समझ रहे हो। और AE और BC दी हुई है, AE और BC, AE और BC, हाँ, 2:3। क्या आप सबको एक लाइन में लिख सकते हो, एक लाइन में रेशो को, रेशो इन वन लाइन? Sir, AE और BC उल्टी. क्या? अच्छा, Sir, 3 2 AE लगा, और BC. 3 2 लगा लो, 3 2 लगा। देखो यहाँ पे AE हमारे पास 3 और 4 थी, ठीक है। AE और BC हमें दी हुई है 3 और 2 ही दी हुई है ना, ये AE और BC। Yes, sir.
2 मिनट रुक जा यार। BCCD ठीक है, AEEC ठीक है, BCAE 3 2 बिल्कुल ठीक है। अब ये रेड पेन से लिखा हुआ देखो, सारा क्वेश्चन भूल जाओ, वो तो बात की बात है। सबसे पहले मैं अगर एक लाइन में लिखना चाहूं AEEC, देखना जो R इसके साथ लगेगा वो इसके साथ भी तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा, क्योंकि ये सेम ही है ना, ये ऑटोमेटिकली सेम ही हो जाएगा। अच्छा BC फिर 2 है, ये सारे एक लाइन में ही लिख दिया, ये सारा ऑटोमेटिकली इसी लाइन में लिखा गया। क्या ये समझ आया कि एक लाइन में कैसा लिखा गया ये? अगर यहाँ पे अलग अलग होता तो कुछ चेंज करना पड़ता। रेशो कर रहा हूं, रेशो को एक लाइन में लिखें। अच्छा अब इससे फायदा क्या होगा, सारे एक दूसरे की रेशो में आ गए। अच्छा अब मुझे पता लग जाएगा। अच्छा अब आप ये देखो, अगर इस पूरी का एरिया 2x होगा तो इसका एरिया कितना होगा, पूरी का 3x। ये बात तो समझ रहे हो? अगर ये पूरी 2x है तो ये पूरा 3x है। या फिर इसको और अच्छा बना लूं, देखना कैसे, ABCD इसको मैं 30 40 20 30 लिख लूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं रेशो में। अच्छा अब आप ये देखो, यहां पे ये है मेरे पास BC और CD, तो ये एरिया अगर 20 होगा पूरे का पूरा, अगर ये पूरा 20 है, ठीक है, अगर ये पूरा 20 है तो ये कितना 30 है। बात समझ रहे हो? रेशो में बांटना अब तो एरिया को, फिर 20 को 4 और 3 की रेशो में बांट दो, फिर 30 को 4 और 3 की रेशो में बांट दो, सारा कुछ आ जाएगा। समझ आया कि नहीं बेटा, समझ आया कि नहीं ये कैसे किया? चाहे आप 3 और 4 की रेशो से ही निकाल लो। क्या सबको समझ आया ये क्या प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं? सच पूछो बेटा, सारे सच बोला करो। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अगला क्वेश्चन कर लोगे अब तो। सर अगली एक्सरसाइज से पूछ लो। हाँ जी हाँ जी। सर थर्ड एक्सरसाइज 2 का। एक्सरसाइज 2 का थर्ड, ABC is a right angled at A. ABC is right angle at A. AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. Then BD और DC की रेशो, डूब मरो ओए। BD DC, बेटा कितने तो मेथड्स मैंने आपको करवाए हैं, देखो ना इसके रिजल्ट याद है क्या सबको? DB स्क्वायर, सॉरी DA स्क्वायर किसके इक्वल होगा? DBDC। BA स्क्वायर किसके इक्वल होगा? BDBC। CA स्क्वायर किसके इक्वल होगा? CDCB। क्या ये बातें क्लियर हैं कि नहीं क्लियर, सच बताओ। क्लियर है सर। अच्छा अब BD बाय हमें क्या चाहिए, BD बाय DC की रेशो, BD बाय DC किस किस से आ जाएगी? BD बाय DC की रेशो देख ले बस ध्यान से, BD बाय DC चाहिए अपने को। मैं तो कह रहा हूं इन दोनों को उठा ले, इन दोनों को उठा लेना, BD बाय DC की रेशो ही आ जाएगी, BA स्क्वायर बाय CA स्क्वायर, BD बाय CD आ गया, BC BC कट गया। बेटा आना चाहिए था यार ये मैंने रिजल्ट करवाए हैं आपको, BA स्क्वायर BD BC याद आ गया सबको? क्रिश तूने ही पूछा था ना ये? सर इसका ना आंसर में सर AD स्क्वायर दिया हुआ था AC स्क्वायर की जगह, तो यार AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर आंसर है, बस तू ये देख ले, ये आंसर है। AB स्क्वायर बाय AC का होल स्क्वायर लिख ले इसको, तो ये सेकंड पहली ऑप्शन आंसर है बस। बात ठीक है? यस सर। आगे और पूछो बेटा, कोई बात नहीं खुल के पूछो। सेंटर क्या होता है? हाँ जी
सर ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर जहां पे परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं बेटा, जहां पे एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। देखो, एक ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है, इस वर्टेक्स से इसके ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ठीक है, फिर Yes. इस वर्टेक्स के इसके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, इस वर्टेक्स से इसके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो जो ये पॉइंट बनता है इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बात समझ पाए? ओके सर। इसकी मैंने ये प्रॉपर्टी आपको करवाई होगी, BO इंटू OE इज इक्वल्स टू CO इंटू OF इज इक्वल्स टू AO इंटू OG। ये किया हमने प्रूफ सिमिलर ट्रायंगल्स में, याद करो इन दो को सिमिलर करके। चलो ये प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ ऑर्थो सेंटर कि जो ऑर्थो सेंटर है वो एल्टीट्यूड को इस तरीके से बांटता है, BO इंटू OE, AO इंटू OG, CO इंटू OF के इक्वल होते हैं। सिमिलैरिटी लगानी है बस, सीधी सीधी। डन सर। वेरी गुड, डन सर। डन सर। ठीक है सिद्धार्थ, हो गया बेटा, इसको याद रखियो, इसको लर्न कर लियो। चलो आगे क्वेश्चन पूछिए। सर 7th क्वेश्चन, ठीक है। इन जनरल सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल आर लिनियर। बिल्कुल, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो और ये आपको लर्न करना है रेड पेन से, अपने नोट्स कॉपी पे, रिमार्क्स पे, अपनी वॉल पे, अपने हर्ट पे, जहां पे लिख सकते हो लिख लो, खासकर जो नॉन मेडिकल वाले। IIT का एक फेमस से क्वेश्चन इस पे बनते हैं। जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को भी 2 और 1 की रेशो में बांटता है। दिस इज डिनोटेड एज ए सेंट्रॉइड। इसका प्रूफ भी आपको बाद में करवा दूंगा। ऑर्थो सेंटर, इसको याद कर लो, इसको अभी के लिए याद कर लो। जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को भी 2 और 1 की रेशियो में बांटता है। ये सारे ट्राइंगल के ही सेंटर्स हैं। देखो ट्राइंगल के हमने वैसे तो 9 सेंटर्स होते हैं, हम 4 इंपॉर्टेंटली पढ़ते हैं। कौन कौन से? इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर। क्या सबको इनके नेम के बारे में क्लियर है कि ये होते क्या है? सिर्फ इनकी डेफिनेशन क्या है? जिसको नहीं क्लियर वो बताओ। अच्छा, फिर उसकी हल्की हल्की प्रॉपर्टीज। जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो ऑर्थो सेंटर, ये तीनों ना कोलिनियर होते हैं। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर, जैसे एक ट्राइंगल बनी हुई है, ठीक है, मान लो ये 3 सेंटर। सेंट्रॉइड इसको ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 की रेशो में बांटता है। सेंट्रॉइड मीडियन को भी 2:1 की रेशो में बांटता है, ये भी याद रखना, ये तो पता ही है। चलो हमें मीडियन को भी 2:1 की रेशो में बांटता है। बात क्लियर हो गई? गुड। इसको याद कर लेना बेटा, नॉन मेडिकल वाले खास करके इसको लिख लेना, ठीक है। सिंपल सा प्रूफ है, प्रूफ भी हम कर लेंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। आगे क्वेश्चन पूछिए। सर 9th। In a triangle XYZ, XYZ, LM is parallels to YZ. LM is parallels to YZ. Bisectors YN and ZN of Y and Z respectively meets N on angle M. ये क्या लिखा? meet N on LM. मतलब ये पॉइंट N होगा मेरे हिसाब से, θ1 है ना, ऐसा ही है। मेरी बुक में थोड़ा ब्लर सा दिख रहा है प्रिंट की वजह से। LM ही लिखा हुआ है ना वो।
ये ड्राइंग बन गई, ठीक है। हमें निकालना है YL प्लस ZM, YL प्लस ZM की वैल्यू, ठीक है, निकाल देंगे। ये बात समझ आई क्या नहीं आई? ड्राइंग समझ आई? ड्राइंग यस सर। अच्छा। तो हमें ये बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। XY YZ कुछ इन टर्म्स में इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। सर मीट एंड एट एंगल एम लिखा हुआ है। ये एंगल M LM लिखा होगा यार, वो ना थोड़ा ब्लर की वजह से। ओके सर। एंगल M क्या क्या मतलब हुआ यहाँ पे? यहाँ पे तो फिर एंगल बाइसेक्टर नहीं मीट कर पाएंगे, समझ रहे हो ना? यस। चलो, एंगल बाइसेक्टर वाली कहानी जड़ते हैं सारी की सारी, मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। देखो कैसे, एक तो ये हमें कंडीशंस पता है, XL बाय LY किसके इक्वल? XL बाय LY XM बाय MZ के इक्वल, BBT लग गई, ठीक है। लिखते रहो, तुम लोगों को खुद ही करना है, मैं तो बस शुरू करके दे दूंगा क्वेश्चन को। वैसे मुझे दिख गया कि आंसर बन गया, ये समझ आ गया BPT सबको? अच्छा, अब इस ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओ। इसमें कैसे लगाएंगे? LN बाय NM किसके इक्वल? ध्यान से देखो, LY बाय MZ के इक्वल। नहीं, ट्राइंगल तो बनी ही नहीं ना। बीपीटी कैसे लगाएं? ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे लगाएं यार इस पे? LN बाय NM, LY बाय एक तो नहीं नहीं नहीं, नहीं एंगल बाइसेक्टर लग नहीं पाएगी ना। ये बात समझ रहे हो? एंगल बाइसेक्टर क्यों नहीं लग पाएगी बेटा? ये क्वाड्रिलेटरल सा दिख रहा है, ये ट्रेपीजियम टाइप, इस पे थोड़ी लगा देंगे। तो क्या जुगाड़ लगाएं यार? क्या जुगाड़ लगाएं? कुछ दिख रहा है किसी को? ये अपने पास एक ट्राइंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं, टुकड़ों को ज्वाइन करता हूं, तो शायद बन जाएगी। बेटा बाद में बता दूंगा, बन तो जाएगा, देखना आप लोग भी एक बार ट्राई कर लेना, इनको ज्वाइन कर लो, फिर वो 8 ट्राइंगल्स बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स लेके करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कर देंगे, आपको बता दूंगा, ठीक है। ये मैं वैसे आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, इस पे लगेगी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और फिर एरिया बिटवीन द सेम बेस और सेम पैरेलल से इन बेसिस को रिलेट करना पड़ेगा, मतलब इन चीजों को, मेहनत का काम है।
ठीक, इस पे पेंडिंग लिख लो। पेंडिंग लिखो और आगे बढ़ो जल्दी। चलो बेटा बताओ, आगे क्वेश्चन बताओ। 13th। 13th, अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी का हुआ? पी क्यू आर एबीसी एक ट्राइंगल है, देखना था बस। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है। इस दोनों का आधा आधा, यहाँ पे इन दोनों का आधा आधा, इनका आधा आधा, इनको ज्वाइन करके जो एक ट्राइंगल बनी वो बनी पी क्यू आर। इन्होंने कहा हुआ है ओ इज अ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ओ इसका सर्कम सेंटर है, तो पी क्यू आर के लिए ओ क्या होगा? इसका सर्कम सेंटर मतलब जहां पे प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं। ओ का मतलब क्या होगा? जहां पे प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, कुछ ऐसी सी चीजें, कुछ ऐसी सी। ये बात तो समझ रहे हो? बड़ी ट्राइंगल का ओ सर्कम सेंटर है, छोटी का क्या होगा? क्या कोई बता सकता है? एनीवन? छोटी के लिए क्या है वो? जल्दी बताओ यार। जल्दी बताओ। सर इंसेंट, कैसे? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर से निकल रहे तो छोटे वाले ट्रायंगल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा एंगल बाइसेक्टर कैसे होगा ये भी बता दे। इस ट्राइंगल का ये एंगल और ये एंगल इक्वल कैसे है ये बता। मैं तो कह रहा हूँ जी ऑरली दिख रहा है, ऑरली। देखो कैसे, इतना तो दिमाग लगाना ही नहीं है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये मानते हो? ये दो पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं मानते ये भी? अच्छा, ये लाइन इसके प्रिपेंडिकुलर है तो इसके भी प्रिपेंडिकुलर होगी, ये मानते हो? ये लाइन अगर इसके प्रिपेंडिकुलर है तो इसके भी प्रिपेंडिकुलर होगी, ये मानते हो? ये लाइन अगर इसके प्रिपेंडिकुलर है तो इसके भी प्रिपेंडिकुलर होगी, ये मानते हो? तो ऑर्थो सेंटर नहीं दिख रहा का? तो बड़ी का सरकम सेंटर ऑटोमेटिकली ऑर्थो सेंटर छोटी का। ये अपने आप करने वाले क्वेश्चंस हैं। समझ आया कि नहीं आया बेटा? कोई बात नहीं, बताओ, खुल के बताओ। बड़ी का सरकम सेंटर, शुड आई रिपीट दिस थिंग? ये पूरी बुकलेट को सॉल्व कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं पहले पियर्सन के जो वो पेंडिंग है ना हमारे क्वेश्चंस ज्योमेट्री वाले, वो खत्म करूंगा। नेक्स्ट क्लास में पियर्सन वाली ज्योमेट्री खत्म करूंगा मैं पहले। आगे बढ़ो क्वेश्चन में। जिसको नहीं समझ 25 4 सर। 24, ठीक है। द मैक्सिमम एरिया इनक्लोज्ड इन अ ट्राइंगल ऑफ पेरीमीटर 24, ठीक है। एक ट्राइंगल, देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे कुछ पॉइंट्स यूज होते हैं एनएससी जीएस में, खासकर ऐसे क्वेश्चंस बड़े फेवरेट है उनके। पेरीमीटर ट्राइंगल का मैक्सिमम, अगर हमें पेरीमीटर फिक्स दिया हुआ है तो ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम तब हो सकता है जब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, सिमेट्रिकल फिगर। अगर उसके बाद आइसोसेलेस का केस बनाया करो, अगर बाई चांस किसी केस में पेरीमीटर वो ट्राइंगल नहीं बन रही इक्विलेटरल, अगर मान लो इन्होंने लिखा होता कि उसकी इंटीजर साइड्स होती तो यहां पे फिर भी चल जाता,
बात समझ रहे हो ना? अगर मान लो 23 लिखा होता और लिखा होता इंटीजर साइड्स होती, फिर दिक्कत आ जाती, इक्विलेटरल ना बना पाते, फिर आइसोसेलेस पे जाते, फिर एक्यूट पे जाते, समझ रहे हो ना, फिर स्केलन पे जाते। तो सबसे ज्यादा जो एरिया होता है किसका होता है? सेम पेरीमीटर के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है। ये बात याद रखोगे ना? फॉर सेम पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज अ मैक्सिमम एरिया देन आइसोस्केलस देन स्केलन। इस बात को लिख भी लो। तो हमें इक्विलेटरल बनाना है जिसका पेरीमीटर 24 है, तो कितने हिस्सों में बंटेगा? 8 8 8 के √3/4, 8 का स्क्वायर। एक बार आंसर भी मिला लियो यार। √3/4 ये कितना बना? 64/4 16। ये देख ले यार कितना आंसर बना। 16√3 बन रहा है मेरे हिसाब से तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर दिए होते हैं इसके? यस सर यही है। बस ठीक है, इसको याद कर लेना, ठीक है बेटा, इस पॉइंट को। ये बहुत काम में आएगा आपके। याद तो क्या है, वैसे भी आप देख ही पा रहे हो सिमेट्रिकल फिगर का एरिया ज्यादा होगा यार। डिस्कशन करके ऐसी चीजों में बहुत फायदा होता है। देखो अब ये कोई कंसेप्ट तो है नहीं कि मैं आपको सिखाता, इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया करो हर रोज सारे, अगर आपको अच्छा बनना है। आगे बढ़िए। सर 25th 25th क्वेश्चन। और वैसे भी मेरे वैक्सीन लगी हुई है यार, मेरे में एनर्जी वैसी कम हो रखी है, पर मैं कल लक्ष्य आऊंगा, ठीक है? जिसको मुझसे मिलना है तो बता देना मुझे पहले फोन करके। रेडियस ऑफ इन रेडियस टू सर्कम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, कैसी बातें कर रहा है? इन रेडियस और सर्कम रेडियस अभी मैंने करवाया नहीं है ना क्रिश? ये करवाऊंगा तब समझ आएगा। वैसे बड़ा सूखा क्वेश्चन है ये। देख, जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसका जो इन रेडियस होता है दिस प्लस दिस माइनस दिस बटा 2 होता है, और जो सर्कम रेडियस होती है वो तो इसका आधा ही होता है, ठीक है? ये मैं करवा दूंगा। इन रेडियस और सर्कम रेडियस जब मैं करवाऊंगा तो समझ आने लगेगा। वैसे मैं कल से रेगुलर आऊंगा ही लक्ष्य, तो मैं प्लानिंग करता हूँ। आप लोग ऑफलाइन थोड़े बहुत आ सकते हो कि नहीं? यस सर। अरे पाहुल बताओ तुम। सर देखना पड़ेगा हम। हाँ तो देख के बताना, ठीक है? ये मैं अनऑफिशियल कह रहा हूँ, कहीं लक्ष्य में फोन करके तो सर ने कहा है, मतलब ऐसे बड़े भाई की तरह पूछ रहा हूँ। ऐसे कोई जरूरी नहीं है, मतलब तुम लोग कहोगे तो भी बुलाऊंगा। और कोई मरवर आ गया मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये भी पहले सुन लो। वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं, बाकी पता नहीं है यार, ठीक है? तो कोई रिस्क नहीं लेना। मैं होऊंगा, किसी को डाउट लेने आना तो मुझे फोन करके आ जाना, मुझे फोन करके आ जाना पहले। ऐसे ही मुंह उठा के मत तुरे आना, पता लगा क्रिश बाहर बैठा है मैं जाऊं वहां पे, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी क्लासेस होंगी वहां पे। पहले मुझे कॉल करना, और गधों की तरह कॉल मत करना। अगर मैंने एक बार कॉल काट दी मतलब मैं बिजी हूं, दोबारा कर लूंगा। कहीं चिराग तू बस लगी जाए कि नहीं सर उठाओ, अभी उठाओ। ओके। हाँ, और कोशिश करना 2-3 जाने साथ में आना, है ना? एक एक के डाउट लूंगा तो पागल हो जाऊंगा। जैसे क्रिश आता होता है, क्रिश के साथ कोई एक आधा आ जाना। अगला क्वेश्चन ये करवा दूंगा आप लोगों को मैं, सिंपल ये काम। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सारे ज्योमेट्री के मेरे हिसाब से तो। आपका दिमाग लगाओ अगर आपने किया काम तो।